हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी मैथ्स बाय अर्पित। तो दोस्तों आज अपन लोग एसएससी सीजीएल 2024 टायर 1 का 26 सितंबर 2024 शिफ्ट 2 का पेपर करेंगे। इससे पहले के सारे पेपर मैंने डाल दिए। आई होप कि वो आप लोगों ने देखे होंगे। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन है, द सेंट्रल एंगल ऑफ ए सेक्टर इज 80 डिग्री एंड हुज लेंथ इज 96 पाई, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्किल। तो यहाँ पे आप देखिए, ये एक सर्किल है, इसके अंदर एक सेक्टर है और उस सेक्टर की लेंथ अपन को दे रखी है। सेक्टर की लेंथ मतलब ये वाला जो लेंथ है ये आपको दे रखा है, ये है 96 पाई के बराबर। और ये जो सेक्टर है ये 80 डिग्री का एंगल सबटेंड करता है सेंटर पे। तो अपन को रेडियस पूछा जा रहा है। देखिए ये जो सेक्टर की आर्क लेंथ होती है इसका डायरेक्ट फॉर्मूला अपन जानते हैं, वो होता है थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। तो थीटा यहाँ पे है 80 डिग्री बाई 360 इंटू 2 पाई आर। पाई को पाई रहने दीजिए क्योंकि 96 पाई, तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू 96 पाई। तो देखिए पाई से पाई अपना कैंसिल आउट हो गया, 40 का 2 बार में, 40 का 9 बार में और 2 दूनी 4, 4 का 24 बार में। तो रेडियस कितनी आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी 24 इंटू 9, दैट इज इक्वल टू 216। ऑप्शन नंबर 4। द गिवन बार ग्राफ शोज द टर्नओवर ऑफ 5 कंपनी, what is the difference between the average sales turnover of all the companies put together between the year 18-19 and 19-20। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अपन से 18-19 का एवरेज सेल और 19-20 के एवरेज सेल का डिफरेंस पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 18-19 ये है और 19-20 ये है। चलिए सबसे पहले तो 18-19 में अपन देखते हैं कि नंबर क्या क्या है। तो 18-19 ये बीच वाला है, दैट मीन्स ब्राउन कलर का आप इसको बोल सकते हो। तो HDFC में है 250, फिर ये जीएम में है 350, हीरो में है 250 और 300 के बीच में। तो 250 और 300 के बीच में अपन 275 मान के चलेंगे। फिर यहां पे अगर आप देखेंगे तो एलजी जो है वो है 200 और बीपीएल जो है वो है 400। सेम तरीके से अगर मैं 19-20 में देखूं तो 19-20 अपना है ये ग्रे कलर का, ग्रे कलर मतलब ये लास्ट वन। तो इसमें यहां पे आप देख सकते हैं एचडीएफसी में है 300, फिर जीएम में है 250 और हीरो में है आपके पास 300। एलजी की अगर मैं बात करूं तो उसमें भी 300 और बीपीएल में है 350। तो यहां पे आप बोल सकते हो कि 18-19 का एवरेज और 19-20 के एवरेज का डिफरेंस लेना है। देखिए इसके दो तरीके हैं, एक तो नॉर्मली आप इनका एवरेज निकाल के डिफरेंस ले सकते हो, दूसरा यहां पे अपन क्या करें, एवरेज निकालने से पहले ही डिफरेंस ले ले, तब भी आंसर पे अपना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे यहां पे अगर अपन करते क्या, 18-19 का एवरेज लेते, एवरेज लेने के लिए अपन क्या करते हैं, सारे नंबर्स को सम करके डिवाइड बाय 5 करते हैं क्योंकि टोटल 5 नंबर्स है, एचडीएफसी, जीएम, हीरो, एलजी और बीपीएल। सेम तरीके से फिर 19-20 का भी एवरेज लेते और सारे नंबर्स को डिवाइड सम करके 5 से डिवाइड करते और फिर लेते डिफरेंस। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि अगर मैं 5 एलसीएम ले लूं तो अपन ने एक तरीके से सम में से सम को डिफरेंस किया, मतलब S1 माइनस S2 किया। और S1 माइनस S2 करने की जगह अपन ये भी कर सकते हैं कि जितने भी नंबर है, जैसे HDFC का डिफरेंस अलग ले लेते हैं, GM का अलग ले लेते हैं, हीरो का अलग ले लेते हैं और फिर उनका सम कर लेंगे, तो भी वो S1 माइनस S2 के बराबर ही होगा। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपका डिफरेंस नेगेटिव में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको नेगेटिव में रखिए, उसको पॉजिटिव नहीं करना। मतलब अगर आपने 19-20 में से 18-19 को घटाया है तो फिर सब में आपको वो ही काम करना है, बदलना नहीं है। तो यहाँ पे 19-20 में से मैं 18-19 को घटाता हूं, जैसे 300 में से 250 गया तो 50। अब यहाँ पे 250 में से 350 आप जब घटाएंगे तो माइनस में 100 आएगा, तो ये माइनस साइन आपको रखना है। फिर 300 में 275 गया तो आपके पास आ जाएगा 25, 300 में 200 गया तो आ गया 100 और 350 में से जब आप 400 घटाएंगे तो आएगा -50 डिवाइड बाय 5। तो यहां पे आप देख सकते हो कितना आसान हो गया कैलकुलेशन, +5 -50 +50 -50 कैंसिल आउट, -100 +100 कैंसिल आउट, 25/5 इक्वल टू 5। दैट मीन्स की एवरेज सेल जो है डिफरेंस वो क्या आ जाएगा, 5 करोड़। इफ x इक्वल टू √6 + 2 एंड y इक्वल टू √6 - 2 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। तो यहां पे आप देख सकते हो x/y और y + x आपके पास आ रहा है। तो सबसे पहले अपन वही x/y निकाल लेते हैं। x/y क्या हो जाएगा, √6 + 2 डिवाइड बाय √6 - 2। तो यहां पे अपन डेनोमिनेटर में कभी भी स्क्वायर रूट को नहीं रखते, इस वजह से यहां पे अपन रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करने के लिए क्या होता है, जो नीचे आपको नंबर दे रखा है
उसका साइन बदल के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब √6 - 2, तो माइनस साइन बदल के +2 कर दीजिए, तो √6 + 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अब आप यहां पे देखिए होगा क्या, नीचे में आपके पास बन गया a - b इंटू a प्लस बी। तो a - b इंटू a प्लस बी क्या होता है, ये होता है a² - b²। तो a² - b² होने की वजह से जो स्क्वायर रूट है वो खत्म हो जाएगा, तो √6 का स्क्वायर 6 और 2 का स्क्वायर 4, तो 6 - 4 ये आ गया नीचे में। और ऊपर में बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, मतलब √6 का स्क्वायर 6, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 टाइम्स 2 इंटू √6, दैट इज 4√6। तो ये अपने पास कितना हो गया, तो 6 और 4 10, 10 + 4 √6 बटा 2, तो 2 से ही कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट मीन्स 5 + 2 √6। ये तो हो गया x बटा वाई। अब अपन को निकालना है y बटा x। तो मैं बोल सकता हूं कि जो y बटा x है वो x बटा y का रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट मीन्स हो जाएगा 1/5 + 2√6। अब क्या मेरे को यहां पे फिर से रेसिप्रोकल करने की जरूरत है क्या, तो देखिए आपको एक बात मैं बता देना चाहता हूं, जब कभी भी आपके पास a + b√c दे रखा हो, तो यहां पे आपको a और b√c का जो स्क्वायर है उनका डिफरेंस चेक करना है। अगर a² - b√c का स्क्वायर आपके पास 1 के बराबर आ रहा है, तो जो y बटा x है वो बस कुछ भी नहीं करना, आपको साइन चेंज कर देना है, मतलब वो 5 - 2√6 के बराबर हो जाएगा। दैट मीन्स कि वो a - b√c के बराबर हो जाएगा। तो जब कभी भी डिफरेंस 1 हो तो जो रेसिप्रोकल होता है उसके लिए बस आपको साइन चेंज करना होता है। अब आप यहां पे देखिए x बटा y और y बटा x को जब आप सम करेंगे तो यहां पे 2√6 से 2√6 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 + 5 हो गया 10, तो ये हो गया 10 का स्क्वायर -3, तो 100 - 3 दैट इज 97, ऑप्शन नंबर 4। इन ए ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी इफ tan c इक्वल टू √3। चलिए एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। इस राइट एंगल ट्राइंगल में बी पे 90 डिग्री है और tan c अपन को √3 के बराबर दे रखा है। tan c मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे अपन 1 लगा सकते हैं, तो ये बन गया √3/1। दैट मीन्स कि √3 तो आपका हो गया परपेंडिकुलर और 1 हो गया आपका बेस। तो यहां पे c के सामने वाला, c से अपन बात कर रहे हैं, tan c की बात हो रही है, तो जो c के सामने वाला है वो अपना परपेंडिकुलर कहलाएगा और जो c के साथ लगा हुआ है नीचे में वो अपना बेस कहलाएगा। तो बेस हो गया 1 और उसके सामने वाला हो गया √3। तो यहां पे मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के AC की वैल्यू निकाल सकता हूं, वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में √3 का स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 3 + 1 दैट इज इक्वल टू 2। अब आप यहां पे देखिए आपको निकालना है sin स्क्वायर c प्लस कोस स्क्वायर c डिवाइड बाय 1 + कोट स्क्वायर c। तो sin स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ये अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 1 के बराबर होता है, और 1 + कोट स्क्वायर जो होता है वो कोसेक स्क्वायर के बराबर होता है, और 1 कोसेक स्क्वायर जो है वो साइन स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहां पे एक तरीके से अपन को साइन स्क्वायर सी निकालना है। साइन क्या होता है, साइन सी इक्वल टू हो जाता है अपने पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो देखिए हाइपोटेनियस हमेशा 90 के सामने वाली साइड होती है और परपेंडिकुलर कौन सी होती है, एंगल के सामने वाली। जैसे सी के लिए जो परपेंडिकुलर है वो √3 होगी, लेकिन अगर यही अपन ए की बात करते तो ए के लिए जो परपेंडिकुलर है वो 1 हो जाता। तो यहां पे अपन को सी के लिए बात करनी है बिकॉज साइन सी निकालना है। तो साइन सी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज √3/2 और इसका कर देना है स्क्वायर। तो √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 3/4 दैट इज ऑप्शन नंबर 4। इफ 8 cot थीटा इक्वल टू 7 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। देखिए यहां पे अपन को कोट थीटा दे रखा है, कोट थीटा कितना दे रखा है, मैं इस 8 को उधर ले जाऊं तो कोट थीटा बन जाता है 7/8। और अपन जानते हैं जो कोट थीटा होता है वो इक्वल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो 7 है ये बेस की वैल्यू हो गई और ये जो 8 है ये परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई। तो अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना चाहूं तो यहां पे आप बोल सकते हो कि अगर मैं इसको थीटा मानूं तो अपन जानते हैं कि थीटा के सामने वाला जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो थीटा के सामने वाला मतलब ये वाली जो साइड है ये आपकी परपेंडिकुलर है, तो ये हो जाएगी 8 और जो थीटा के साथ लगा हुआ है नीचे में वो बेस है दैट मीन 7। तो ये हाइपोटेनियस निकाल सकते हैं अपन पाइथागोरस थ्योरम लगा के, 8² + 7² दैट इज कितना हो जाएगा 64 + 49 मतलब 113। यहाँ पे क्योंकि अपन को जितने भी ऑप्शन है सब में √113 दे रखा है, मतलब आप बोल सकते हो कि भैया 64 + 49 113 ही होगा, उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। अब यहां पे अगर अपन बात करें 1 + sin θ / cos θ, इसकी वैल्यू अपन से पूछी जा रही है। तो देखिए sin θ अपन जानते हैं, sin θ क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हो गया 8 और हाइपोटेनियस हमेशा 90 के सामने वाला होता है दैट इज √113। और cos θ क्या होता है, तो cos θ होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस वो जिसके साथ एंगल जुड़ा हुआ है दैट मीन 7
और हाइपोटेनियस हमेशा 90 के सामने वाला, दैट इज रूट 113। तो इसको आप सोल्व कर लीजिए, रूट 113 आपका एलसीएम आ जाएगा, तो ये रूट 113 प्लस 8 बन जाएगा, और रूट 113 से रूट 113 कैंसिल आउट, और नीचे में 7, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1। द मार्क प्राइस ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक वॉच इन ए स्टोर इज 15,620 and it is available at a discount of 27%. What is the price that a customer pay if he buys from the store? तो देखिए यहाँ पे अपन को एक इलेक्ट्रॉनिक वॉच की मार्क प्राइस दे रखी है 15,620 और बोला जा रहा है कि 27% का डिस्काउंट इस पे ऑफर किया जाता है। तो जो कस्टमर है वो कितने रुपए पे करेगा, मतलब सेलिंग प्राइस एक तरीके से पूछी जा रही है, क्योंकि कस्टमर क्या पे करता है, सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस कैसे निकाली जाती है, तो मार्क प्राइस पे जो डिस्काउंट देने के बाद जो वैल्यू निकल के आती है उसी को अपन सेलिंग प्राइस बोलते हैं। तो ये 15,620 पे 27% का डिस्काउंट देने के बाद जो वैल्यू निकल के आएगी वो अपनी सेलिंग प्राइस बन जाएगी। तो देखिए मार्क प्राइस को अपन हमेशा 100% मानते हैं, तो 100% पे अगर आप 27% का डिस्काउंट देंगे तो जो प्राइस बनेगी वो बनेगी 73%। दैट मीन्स कि सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, मार्क प्राइस का 73%। तो इसका 73% आपको निकालना है। यहाँ पे जीरो तो आप हटा दीजिए। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो आपको आंसर है वो नियरेस्ट टेंस में देना है। दैट मीन्स ये हुआ कि ये जो आंसर्स है वो सारे आपके पास पहले से ही सिंप्लीफाई करके दिए हुए हैं। तो यहाँ पे अपन यूनिट डिजिट वगैरह से नहीं चल सकते, ना ही डिजिटल सम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अपन को इसको सोल्व करना ही पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है अपने पास। तो 73 का 2 टाइम्स अगर आप करते हैं तो कितना हो जाता है, 146, 14 खेरी चला गया। 73 का 6 बार में अगर आप करेंगे तो देखिए 6 × 18 और 70 × 6 420, मतलब 438। और आपके पास जो है कितना कैरी गया था, तो 14 आपके पास कैरी गया था। तो 438 प्लस 14 दैट मीन्स 452, और 45 कैरी चला गया। तो 45 जब आप कैरी डालेंगे तो 73 का 5 बार में कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 365। 365 प्लस 45 अगर आप करते हैं तो वो आपके पास हो जाता है 410। तो 41 कैरी चला गया। तो 73 प्लस 41 अगर अपन करेंगे तो 74 प्लस 40 दैट इज इक्वल टू कितना, 114, 114। और डिवाइड बाय 10 जब आप करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 11402.6। तो उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि नियरेस्ट टेंस में अपन को आंसर देना है। इन ए सर्किल विद सेंटर ओ एन आर्क एबीसी सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 138 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। चलिए एक सर्किल बना लेते हैं। इस सर्किल पे एक आर्क एबीसी है, ए बी और सी, इसको आप ऐसे इस तरीके से लिख सकते हो। ये जो एबीसी है ये 138 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रही है सेंटर पे। तो कोई भी आर्क किस तरीके से एंगल सबटेंड करती है, तो जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है और जो उसका एंडिंग पॉइंट होता है वो कुछ इस तरीके से एंगल सबटेंड करता है। दैट मीन्स 138 डिग्री ये आपका एंगल हो जाएगा। अब बोला जा रहा है कि जो कोड ए बी है उसको प्रोड्यूस किया गया है पी तक कुछ इस तरीके से। तो अपन से एंगल सी बी पी इसकी वैल्यू पूछ रहा है। इसको अगर मैं इससे ज्वाइन कर दूं तो ये वाला जो वैल्यू है वो अपन से पूछा जा रहा है। तो यहां पे आप देखिए अगर मैं इसको थोड़ा इधर एक्सटेंड कर दूं, ए और सी से कोई भी एक पॉइंट ले लूं सर्कमफ्रेंस पे, तो अपन जानते हैं कि सर्कमफ्रेंस पे जो एंगल होता है वो हमेशा सेंटर वाले का आधा होता है। दैट मीन्स ये वाला जो एंगल होगा वो 138 का आधा होगा। तो 138 का आधा अगर आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से 6 बार में और 9 बार में, दैट मीन्स 59 डिग्री। तो यहां पे अगर आप देखेंगे इसको मैंने नेम दे दिया डी, ये पॉइंट आपका पी था, 2 है पॉइंट पी, ये मैंने नाम दे दिया डी। तो ये जो ए बी सी डी है ये आपका एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल जो होते हैं उनका सम हमेशा 180 डिग्री का होता है। तो ये जो एंगल ए बी सी है ये आपका हो जाएगा 180 माइनस 59, 180 माइनस 59। तो मैं बोल सकता हूं कि जो एंगल सी बी पी है वो क्या हो जाएगा, 180 माइनस दिस दैट इज 59, ऑप्शन नंबर 4। तो सीबीपी आ गया 69 डिग्री। Suresh expenditure and saving are in the ratio of 3:1. His income increases by 25%. सुरेश की एक्सपेंडिचर और सेविंग का जो रेशियो है वो अपन को दे दिया 3:1 का, और जो उसकी इनकम है वो 25% बढ़ रही है। तो सबसे पहले अगर मैं इनकम की बात करूं तो इनकम क्या हो जाएगी, तो अपन जानते हैं इनकम इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो अगर एक्सपेंडिचर 3 यूनिट और सेविंग 1 यूनिट है तो इनकम हो गई 3 + 1 4 यूनिट। यहां पे मैं क्या करता हूं, 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं सो दैट की थोड़ा आसान हो जाएगा अपने लिए। तो यहां पे आप बोल सकते हो कि 400:300:100। अब इनकम को 25% बढ़ाया, 400 पे अगर आप 25% का इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25% मतलब 1/4, तो 400 का 1/4 मतलब 100, तो ये हो गया 500।
फिर बोला जा रहा है कि सेविंग को 20% बढ़ाया, तो सेविंग 100 पे अगर आप 20% का इंक्रीज करेंगे तो 20 इंक्रीज हो जाएगा, मतलब 120। तो यहां पे मैं बोलूं एक्सपेंडिचर कितना हो गया, तो एक्सपेंडिचर इक्वल टू इनकम माइनस सेविंग, मतलब 500 माइनस 120 दैट इज 380। अपन से यही पूछ रहा है कि उसका एक्सपेंडिचर कितना परसेंट बढ़ा, तो 300 रुपए से बढ़ के 380 हो गया, मतलब 80 रुपए बढ़ा, कितने पे, 300 रुपए पे, मल्टीप्लाई बाय 100%। ये जीरो तो कैंसिल आउट हो गया, और 3 से इसको अगर आप काटेंगे तो देखिए ये कितना कट जाएगा आपका, यहाँ पे 3 का 26 बार में 26 2/3%। ऑप्शन नंबर 2। A thief takes off on his bike at a certain speed. After seeing a police car at a distance of 250 मीटर, the police car starts chasing the thief and catches him. तो यहां पे आप देखिए हो क्या रहा है, एक चोर है जो कि अपनी बाइक से किसी सर्टेन स्पीड से भाग रहा है, और पुलिसमैन ने उसको अपनी कार से देख लिया। पुलिसमैन की जो कार है वो चोर की बाइक से 250 मीटर पीछे है। तो मैं मान लेता हूं कि यहां पे पुलिसमैन है और यहां पे है चोर, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो है 250 मीटर। तो फिर पुलिसमैन उस चोर को पीछा करना लगा और पुलिसमैन ने चोर को पकड़ लिया। तो अपन यहां पे मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे जाके कहीं पुलिसमैन चोर को पकड़ लेगा। पुलिसमैन भी इस डायरेक्शन में भागेगा और चोर भी इस डायरेक्शन में ही भागेगा, तो इस पॉइंट पे जाके पुलिसमैन चोर को पकड़ लेगा, ऐसा अपन मान लेते हैं। फिर बोला जा रहा है कि इफ द थीफ रन्स 1.5 किलोमीटर बिफोर बीइंग कॉट, अगर पकड़े जाने से पहले चोर 1.5 किलोमीटर भागा, दैट मीन्स कि ये वाली जो दूरी है ये हो गई आपके पास 1.5 किलोमीटर की, और पुलिसमैन की कार की स्पीड अपन को दे रखी है 70 किलोमीटर पर आवर। तो अपन से पूछा जा रहा है कि चोर की बाइक की स्पीड क्या रही होगी। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस में एक फंडामेंटल चीज जो अपन इस्तेमाल करते हैं वो क्या, वो ये करते हैं कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक पहुंचने में पुलिसमैन को जितना टाइम लगा होगा उतना ही टाइम चोर को इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक पहुंचने में लगा होगा, क्योंकि दोनों सेम टाइम पे भागना स्टार्ट कर रहे हैं और सेम टाइम पे ही पकड़े जाएंगे। दैट मीन्स कि टाइम बराबर लगेगा। तो जब टाइम बराबर होता है तो उस केस में डिस्टेंस का जो रेशियो होता है वो स्पीड के रेशियो के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी बात, यहां पे अगर टाइम बराबर है और अपन को निकालनी है चोर की स्पीड, तो मैं यहां पे देख लेता हूं कि पुलिसमैन को ये जो डिस्टेंस है 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितना टाइम लगा। जितना टाइम पुलिसमैन को लगा होगा उतना ही टाइम चोर को भी लगा होगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना हो गया, 250 प्लस 1.5, दैट मीन्स कि आप बोल सकते हो 1.75 मीटर, नहीं किलोमीटर, डिवाइड बाय ये तो हो गया डिस्टेंस, और टाइम स्पीड कितनी, 70 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया अपना टाइम। तो यही सेम टाइम चोर को भी लगा होगा 1.5 किलोमीटर तय करने में। तो कितने की स्पीड से भागेगा, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 1.5 किलोमीटर और टाइम लग रहा है 1.75 बटा 70 किलोमीटर पर आवर, ये लग रहा है ना। तो यहां पे आप देखिए किलोमीटर से किलोमीटर ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको आप सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां पे ये क्या आ गया, ये आ गया 1.5 इंटू 70 बटा 1.75। तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो कितना हो गया अपने पास, जैसा कि 15 से अगर मैं काटना चाहूँ इसको, तो देखिए 15 से ये 0.1 टाइम्स, और 15 से ये अपना कितने बार कट जाएगा, 0.1, पूरा पूरा नहीं कटेगा 15 से, 25 से कटेगा, कोई बात नहीं। तो 25 से अगर अपन इसको काटना चाहे तो 25 से 0.6 बार, और 25 से ये 0.7 बार। तो ये अपना डेसिमल चला गया 7 का ये 10 बार में, तो 10 इंटू 6 60, दैट मीन्स 60 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर 4। Study the below data and answer the question that follow. The company has issued 10 lakh shares between its 5 partners. If G1 offers to sell 20,000 of his shares to Mira, how many shares will Mira have? तो देखिए बोला जा रहा है कि एक कंपनी ने 10 लाख शेयर अपने पार्टनर्स में डिवाइड किए इन रेशियो में, और जीवन को जो है 20,000 शेयर्स, जीवन ने जो है मीरा को 20,000 शेयर दिए, तो मीरा के पास अब कितने शेयर होंगे। तो मीरा के पास एक तरीके से जो कंपनी ने पहले उसको दिए थे 45% शेयर, वो तो है ही सही, साथ में जीवन ने भी उसको 20,000 शेयर दे दिए। तो 45% किसका, 10 लाख का, क्योंकि टोटल 10 लाख है। तो 10 लाख का अगर आप 45% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, वो आ जाएगा 4.5 लाख, और इसमें 20,000 शेयर और उसको मिल गए मीरा के द्वारा, दैट मींस हो गया 4,70,000। ऑप्शन नंबर 3। इन ट्राइंगल एबीसी डी पैरेलल बीसी, चलिए ट्राइंगल एबीसी बना लेते हैं। यहां पे डी जो है वो पैरेलल है बीसी के, तो कुछ इस तरीके से रहा होगा डी, और बोला जा रहा है 5 AE इक्वल टू 3 SE, मतलब AE और EC का अगर मैं रेशियो देखूंगा
तो वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा अपने पास 3:5 का। तो यहाँ पे AE हो गया 3 यूनिट और EC हो गया 5 यूनिट। फिर यहाँ पे अपन को AB की वैल्यू दे रखी है, ये AB जो है वो अपने पास है 6.4 यूनिट्स की, तो अपन से DB की वैल्यू पूछ रहा है, ये वाली वैल्यू अपन से पूछी जा रही है। तो देखिए जब कभी भी इस किसी भी ट्राइंगल में यहाँ पे बीच में एक साइड अगर पैरेलल हो जाती है BC के, तो ये जो ADE है ये आपके पास सिमिलर हो जाता है ट्राइंगल ABC के, क्योंकि दोनों में ही एंगल ए कॉमन है, साथ ही साथ ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर होगा। पैरेलल लाइंस हमेशा इक्वल एंगल सबटेंड करती है, सेम तरीके से ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो ट्रिपल A रूल से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं, और जब ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो जो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है वो हमेशा बराबर होता है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं जैसे ADE में, तो AD डिवाइड बाय AB जो होगा वो इक्वल टू होगा AE डिवाइड बाय AC। तो यहां पे आप देखिए अगर मैं बात करूं AD डिवाइड बाय DB, तो AD डिवाइड बाय मतलब AB की जगह आप बोल सकते हो कि AD बाय DB जो है वो इक्वल टू हो जाएगा AE बाय EC के, क्योंकि यहां पे मैंने दोनों साइड वो चीज सब्ट्रैक्ट कर दी, एक ही बात है, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप बोल सकते हो कि भैया ये 3:5 का रेशियो, तो 5 3 8, 8 की वैल्यू हो गई 6.4, और ये कितना यूनिट था 5 यूनिट, तो 5 यूनिट की वैल्यू यहां पे अपन को निकालनी है। तो 8 का ये 0.8 बार में, तो 8 पंजे 40, दैट मीन 4, ऑप्शन नंबर 4। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो यहां पे देखिए बोर्ड मास का सवाल है। बोर्ड मास क्या बोलता है कि सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करो, और ब्रैकेट में भी सबसे अंदर वाला ब्रैकेट। अपन हमेशा बोर्ड मास का सवाल करते वक्त लेफ्ट टू राइट चलते हैं। तो यहां पर देखिए आपको बहुत सारे ब्रैकेट दिख रहे हैं, एक तो ब्रैकेट ये है, फिर ये तो बहुत सारे अंदर ही अंदर अंदर ब्रैकेट है, एक ये ब्रैकेट है। तो चलिए इन सबको सोल्व करें। तो सबसे पहले O आता है, O का मतलब है ऑफ। तो सबसे पहले जो प्राथमिकता होती है वो ऑफ की होती है। ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई करना ही होता है, बस उसकी प्राथमिकता डिवाइड से पहले होती है। तो अगर कहीं आपको ऑफ लिख के दे रखा है और कहीं डिवाइड और कहीं मल्टीप्लाई, तीन साइन आपको दे रखे हैं, ऑफ, डिवाइड और मल्टीप्लाई, तो आपको सबसे पहले ऑफ करना है, फिर डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है। ऑफ में भी आपको मल्टीप्लाई ही करना है, लेकिन प्राथमिकता ज्यादा है। तो यहां पे आप देखिए सबसे पहले आप ये 4 ऑफ 4 मतलब 4 इंटू 4 16 करेंगे, तो ये बन गया 60 प्लस 64 बाई 16। डिवाइड को मैंने चेंज कर दिया, तो ये 64 आ गया अपने पास। सेम तरीके से इसकी बात करूं तो ये भी 3 3 9, और 100 इंटू 9 आ जाएगा 900 के बराबर। इसकी अगर मैं बात करूं तो देखिए 3 प्लस 2 5, तो 10 ऑफ 5 मतलब हो गया 50। 50 मल्टीप्लाई 2 ऑफ 5, तो 2 ऑफ 5 मतलब 5 दूनी 10, और 10 इंटू 50 हो गया 500। फिर ये आ गया 1000 डिवाइडेड बाय 500, दैट इज इक्वल टू 2। तो ये आपका बन गया 64 मल्टीप्लाई 2 माइनस 28 प्लस 900। ये हो गया 128 माइनस 28 मतलब 100, 100 प्लस 900 दैट इज इक्वल टू 1000, ऑप्शन नंबर 2। द साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC, चलिए ट्राइंगल ABC बना लेते हैं। तो बोला जा रहा है जो इसकी साइड BC है उसको D तक प्रोड्यूस किया गया है, और AC जो है वो BC के बराबर है। एंगल BAC, ये वाला एंगल अपन को 70 डिग्री दे रखा है, तो अपन से पूछ रहा है 2.5 एंगल ACD माइनस 1.5 एंगल ABC। तो एंगल ACD ये वाला है आपके पास, और ABC ये वाला है। तो यहां पे आप देख सकते हो जो ABC है वो है अपने पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्योंकि AC और BC बराबर है, तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो एंगल A है उतना ही एंगल B हो जाएगा, दैट मीन्स ये भी हो जाएगा 70। और सम ऑफ टू इंटरनल एंगल इज इक्वल टू एक्सटर्नल ऑफ थर्ड एंगल, तो ये जो एंगल ACD है ये इन दोनों के सम के बराबर हो जाएगा, दैट इज 140। तो ये हो गया 2.5 इंटू 140 माइनस 1.5 इंटू 70, तो ये हो गया 280 प्लस 70 मतलब 350, और ये हो गया 105। तो 350 माइनस 105 अगर आप करेंगे तो 245, ऑप्शन नंबर 4। द टेबल गिवन बिलो शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय इन 4 डिफरेंट कंपनी इन 2022। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज वर्किंग इन कंपनी डी इन 2022। तो देखिए अपन को यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय निकालने हैं कंपनी डी में। तो सबसे पहला तो अपन को बोला गया नंबर ऑफ जोन, तो जो कंपनी डी में उसमें 25 जोन है, और पर जोन जो एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय है वो है 450। तो सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं कि टोटल एम्प्लॉय कितने हैं कंपनी डी में, तो मैं बोल सकता हूं वो है 25 इंटू 450। 25 जोन है और हर जोन में 450 एम्प्लॉय, मतलब टोटल एम्प्लॉय हो गए 25 इंटू 450।
और मेल और फीमेल का जो रेशियो है वो है 5:4। यहां पे अपन को केवल मेल की संख्या निकालनी है, तो मैं बोल सकता हूं 5 + 4 9, दैट मीन्स की टोटल एम्प्लॉय कितने हो गए 9 यूनिट। तो ये अपन को 9 की वैल्यू दे रखी है और 5 यूनिट की वैल्यू अपन से पूछी जा रही है। तो 9 से अगर आप इसको काटोगे तो ये कट जाएगा 50 बार में, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 25 × 50, तो 5 यूनिट की वैल्यू 25 × 50 × 5। तो देखिए 25 पंजे 125, 125 पंजे 625 और एक जीरो लग जाएगा, दैट मीन 6250। इफ p इक्वल टू साइन ए बाय 1 + कोस ए, देन साइन ए बाय 1 - कोस ए इज इक्वल टू। चलिए, तो यहां पे आप देखिए, अगर मैं सबसे पहले तो इसका रेसिप्रोकल ले लेता हूं, तो 1/p इक्वल टू बन गया अपने पास 1 + कोस ए बाय साइन ए। इनको अपन अलग अलग तोड़ सकते हैं। 1/sin ए बन जाता है कोसेक ए, और कोस बटा साइन बन जाता है अपने पास सेक, सॉरी कोट ए। तो यहां पे अपन बोल सकते हो कि कोसेक ए प्लस कोट ए अपन को 1/p दे रखा है। अगर आप ये साइन ए अपन 1 - कोसे को ध्यान से देखोगे तो इसका भी अपन ले लेते हैं रेसिप्रोकल। तो ये बन गया 1/1 - कोसे बाय साइन ए। अब ये 1 - कोसे बाय साइन ए को मैं अलग अलग लिख सकता हूं। क्या लिख दूंगा यहां पे, तो 1/sin तो बन गया कोसेक, और कोस बटा साइन बन गया कोट, तो ये आ गया कोसेक ए माइनस कोट ए। अपन जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए जो होता है वो हमेशा 1 के बराबर होता है। तो कोसेक ए माइनस कोट ए इंटू कोसेक ए प्लस कोट ए में इसको लिख सकता हूं, a² - b² इक्वल टू a - b इंटू a + b। दिस इज इक्वल टू 1। तो कोसेक ए प्लस कोटे आपके पास 1/p था, तो जो कोसेक ए माइनस कोटे है वो कितना आ जाएगा, तो वो इक्वल टू हो जाएगा p के बराबर। और ये कोसेक ए माइनस कोटे जब आप p डालेंगे तो ये आ जाएगा 1/p। इसका मतलब ये साइन ए बाय 1 - कोसे जो है वो 1/p के बराबर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन तो आसान ही है, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। यहाँ पे आप a की वैल्यू डाल के इसको सोल्व करने जाते तो भी हो जाता, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन टाइम लगभग उतना ही लग जाता। अगर अपन देखें कि भैया a की वैल्यू डाल के अपन सोल्व करें तो कैसे होगा, तो यहाँ पे आप देखिए a की वैल्यू डालते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना है कि डेन्यूमिनेटर में जीरो नहीं हो जाए, मतलब ये जो कोस है वो जीरो ना हो जाए, और साइन को भी आप जीरो मत कर दीजिए, क्योंकि अगर आपने साइन को जीरो करा तो p की वैल्यू जीरो आ जाएगी, तो फिर आपका गड़बड़ हो जाएगा मामला। क्योंकि अब तो आप देख ही चुके हो कि आंसर जो है ऑप्शन नंबर 1 आने वाला है, तो ऑप्शन 1 आने वाला है तो 1/0 नॉट डिफाइन हो जाएगा। दैट्स वाई यहाँ पे अपन जीरो नहीं डाल सकते, क्योंकि जीरो डालने पे साइन भी जीरो हो जाता है और कोस जीरो 1 होता है, और 1 - 1 जो है वो भी जीरो हो जाता है। तो यहाँ पे आप a इक्वल टू 90 डिग्री डाल सकते हो। a इक्वल टू 90 डिग्री यहाँ पे अगर आप डालोगे तो ऊपर में p इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 1/1 + 0 दैट इज 1, तो p आ गया 1। और ये जो आपको निकालना है ये कितना बनेगा, तो ये बनेगा 1/1 - 0 दैट इज इक्वल टू 1। तो ये भी एक तरीके से, तो p इक्वल टू 1 आप किस में डालोगे, तो मैं बोल सकता हूं अगर यहां पे आपने डाला तो ये तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, यहां पे 1/2 हो जाएगा, और यहां पे 1 - 1 0 हो जाएगा। तो केवल एकमात्र ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर 1, बिकॉज यहां पे 1/1 इक्वल टू 1। इफ 2a - b इक्वल टू 3 एंड 8a³ - b³ इक्वल टू 999, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो देखिए 2a - b अपन को दे रखा है 3 के बराबर। 8a³ को मैं 2a का होल क्यूब लिख सकता हूं, माइनस b³ इक्वल टू हो गया 999, और 4a² - b² अपन से पूछ रहा है, तो 4a को स्क्वायर को मैं 2a का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, तो 2a² - b² हो गया, जो कि अपन को निकालना है। तो यहां पे मैंने क्या कहा, सबसे पहले तो ये 2a को x मान लिया और b को y मान लिया, तो ये बन गया x - y इक्वल टू 3, ये बन गया x³ - y³ इक्वल टू 999, और ये बन गया अपने पास x² - y², जो कि अपन को निकालना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका है वैल्यू पुटिंग। अगर आप हिट एंड ट्रायल मेथड से कोई वैल्यू सोच पा रहे हैं तो सबसे बढ़िया चीज है, उससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो x³ - v³ 999 है, मतलब x³ जो होगा वो 999 से तो बड़ा ही होगा, तो x इक्वल टू 10,000 होता है, और 1000 - 1 999 होता है। लेकिन दिक्कत यह है कि 10 - 1 3 नहीं होता, तो 10 और 1 तो इसमें सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब उस पर अपन अगर चले तो 11 तो यहां पे x नहीं हो पाएगा, बिकॉज x जो था वो 2a था, मतलब इवन नंबर है, तो x हमेशा इवन नंबर रहेगा। तो अब मैं x को 12 डालूं तो 12 का क्यूब होता है 1728, 1728 में से मैं कितना घटाऊं कि 999 आ जाए, तो इसमें से अगर आप 729 घटाओगे तो 999 आ जाएगा। और यहां पे आप देख सकते हो जो 729 है वो आपका होता है 9 का क्यूब, और ये हो गया 12 का क्यूब।
दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि x की वैल्यू 12 और y की वैल्यू 9 हो सकती है अगर x माइनस वाई 3 आ जाए तो, और 12 माइनस 9 जो है वो 3 होता है। इसका मतलब यहां पे x इक्वल टू 12 और y इक्वल टू 9 पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर रहा है। तो बस अब अपन को कुछ नहीं करना, 12 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 9 का स्क्वायर 81, दैट इज इक्वल टू 63। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 63 के बराबर। अब हो सकता है कि आप यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड से नहीं सोच पाओ, तो फिर नहीं सोच पाओ तो कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे वो भी यहाँ पे अपन डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू अपन जानते हैं एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और यहाँ पे एक्स माइनस वाई अपने पास 3 है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई क्या हो जाएगा, तो ये अपने पास हो जाएगा 999/3 मतलब 333। ठीक है, ये चीज अपने पास यहां पे आ गई। यहां पे अगर मैं x माइनस वाई इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर करूं तो वो क्या आ जाएगा, तो वो आ जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू 9। अब अगर मैं इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करूं तो ये अपने पास बन जाएगा 3xy इक्वल टू 333 माइनस 9 अगर आप करेंगे तो आ जाएगा 324। तो 3 सही है 108 बार में, दैट मीन एक्स वाई आ गया 108। तो यहां पे अगर आप x प्लस वाई की वैल्यू निकालना चाहे तो वो निकाल सकते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू क्या होता है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो इसमें अगर मैंने दोनों साइड एक्स वाई करा तो यहां पे भी मेरे को प्लस एक्स वाई करना पड़ेगा। प्लस एक्स वाई मतलब यहां पे मैं प्लस 108 कर देता हूं। तो यहां पे आप देखिए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर अपना बन गया 441, तो एक्स प्लस वाई यहां से आ जाएगा अपने पास 21 के बराबर, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो होता है वो इक्वल टू होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। एक्स माइनस वाई अपन को 3 दे रखा है, एक्स प्लस वाई 21 आया तो 21 दिया 63। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो बिना हिट एंड ट्रायल मेथड के, लेकिन बस थोड़ा सा उसमें कैलकुलेशन हो जाएगी आपकी, मतलब सोचना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है रमन फिक्सेस द सेल प्राइस ऑफ हिज गुड्स एट 16% अबव द कॉस्ट प्राइस, ही सेल्स हिज गुड्स एट 12% लेस देन द फिक्स्ड प्राइस, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज करेक्ट टू टू प्लेसेज ऑफ डेसिमल। तो देखिए हो क्या रहा है, रमन ने अपने जो गुड्स है उनकी प्राइस को 16% बढ़ा दिया कॉस्ट प्राइस पे। दैट मीन्स आप बोल सकते हो कि जो मार्क प्राइस है उसने 16% बढ़ा दी, कॉस्ट प्राइस पे कितना बढ़ा दिया 16%, वो उसका बन गया मार्क प्राइस। और फिर जो फिक्स्ड प्राइस है उससे 12% कम करके उसने बेचा। दैट मीन्स आप बोल सकते हो कि 12% का उसने डिस्काउंट दे दिया मार्क प्राइस पे। तो अपन से पूछा जा रहा है कि प्रॉफिट परसेंट उसको कितना हुआ। तो एक फॉर्मूला अपन जानते हैं, मार्क प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट डिवाइड बाय 100 माइनस डिस्काउंट। यहां पे अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्लस साइन और लॉस हुआ है तो माइनस साइन। तो बोला जा रहा है प्रॉफिट परसेंट निकालना है, दैट मीन्स कि प्रॉफिट हुआ है। अब यहां पे बोला जा रहा था सबसे पहले कि कॉस्ट प्राइस से 16% बढ़ाया है मार्क प्राइस को, मतलब अगर मैं कॉस्ट प्राइस को 100 रुपए मानूं तो मार्क प्राइस कितनी हो जाएगी 16 रुपए बढ़ के, दैट मीन्स 116। और प्रॉफिट निकालना है इसलिए प्लस साइन ले लेंगे, 100 प्लस पी, डिस्काउंट दिया है 12% का, तो 100 माइनस डी 100 माइनस 12 मतलब हो गया अपने पास 88। तो देखिए काट सकते हो आप यहाँ पे 4 से 22 बार में, है ना, और 4 से 25 बार, और फर्दर तो कुछ कैंसिल आउट होगा नहीं। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 22 का 6 बार में हो जाता है अपने पास, कितना हो जाता है 6 दूनी 12 मतलब 132, 13 कैरी चला गया, 22 और 13 35, 3 कैरी चला गया, दैट मीन्स 25 इक्वल टू हो गया 2500 प्लस 25p। तो यहां पे p इक्वल टू आ गया अपने पास 52/25, तो 52/25 मतलब 2 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, दैट मीन 0.8%। ऑप्शन नंबर 1। Varun and Raju working together can complete a job in 40 hours, whereas Varun alone can complete the same job in 50 hours. तो वरुण और राजू दोनों मिलकर किसी काम को 40 घंटे में कर देते हैं, जबकि वरुण अकेला सेम काम को 50 घंटे में कर देता है। तो अपन से पूछा जा रहा है कि अगर राजू अकेला काम को करता तो कितनी देर में करता। तो यहां पे सबसे पहले अपन ले लेंगे दोनों की एलसीएम टाइम का, तो 40 और 50 का एलसीएम हो गया 200, मतलब मैंने मान लिया कि 200 यूनिट वर्क है। अगर वरुण और राजू मिलकर 40 घंटे लगाते हैं तो हर घंटे कितना यूनिट काम करते हैं, तो 200/40, मतलब आप बोल सकते हो कि 5 यूनिट काम करते हैं। और जो वरुण है वो अकेला कितना काम करता है 4 यूनिट, क्योंकि वो 50 घंटे लगाता है। तो अब आप यहां पे देख सकते हो ये हो गई इनकी एफिशिएंसी।
वरुण और राजू की मिला के एफिशिएंसी 5 है और वरुण की अकेले की 4 है, तो मैं बोल सकता हूं कि 4 प्लस कितना होएगा 1, तो 4 प्लस 1 इक्वल टू 1। दैट मीन्स राजू की एफिशिएंसी आ गई 1 की। इसका मतलब वो हर घंटे 1 यूनिट काम करेगा, 200 यूनिट का काम है तो उसको 200 बटा 1, दैट मीन्स 200 आवर्स लगेंगे। ऑप्शन नंबर 2। The 5-digit number 45YZ0 is divisible by 40. What is the maximum possible value of Y plus Z? तो देखिए इसको अपन ने 40 से डिवाइड करा, तो यहां पे 0 से 0 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब मैं बोल सकता हूं कि मैंने 45YZ को 4 से डिवाइड किया। अब वो 45YZ 4 से कब डिवाइड होगा? तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि जो लास्ट की 2 डिजिट है वो 4 से डिवाइड हो जानी चाहिए। दैट मीन्स कि जो YZ है ये 4 का कोई मल्टीपल रहा होगा, तभी जाके YZ 4 से डिवाइड हो पाएगा। अब YZ के मल्टीपल क्या क्या होंगे? तो YZ के तो बहुत सारे मल्टीपल हो सकते हैं 2 डिजिट में। 0 4 से लेके ये कहां तक जाएगा? तो ये जाएगा अपने पास 96 तक। अब अपन को देखना है कि Y और Z की किस वैल्यू के लिए Y प्लस Z जो है वो मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो यहां पर जैसे मैं बात करूं कि भैया मैं YZ को मैक्सिमम रखूं, मतलब 96 रखूं, तो उस पर अगर मैं चेक करूं तो 9 प्लस 6 होता है 15। यहां पे मतलब मेरे को Y प्लस Z की वैल्यू मिलेगी 15। लेकिन क्या जरूरी है कि 15 से बड़ी वैल्यू नहीं मिल सकती? देखिए मिल सकती है। अगर आप 92 पे जाओगे तो 9 प्लस 2 होता है 11, वो तो छोटा हो गया। लेकिन उससे और नीचे जाओगे तो 88 मिलेगा, और 88 जो है वो 4 से डिविजिबल होता है। 8 प्लस 8 हो जाता है आपके पास 16। तो यहां पे आप देख सकते हो 15 से बड़ी वैल्यू आपको मिल चुकी है। लेकिन अभी भी अपने ऑप्शन में 2 वैल्यू और है, 17 और 18। क्या ये भी हो सकती है क्या? तो चेक कर लेते हैं। अब देखिए 88 से नीचे गए अपन तो 82 आएगा। 82 तो 12 ही रह गया, 10 ही रह गया। नहीं 82 नहीं, 84 आएगा। 84 तो 12 ही रह गया। 84 से नीचे गए तो 80 आएगा। 80 अपना 8 हो गया। अब इससे नीचे जब अपन जाएंगे तो 76 आएगा। अगर मैं 79 भी देखूं कि भैया 79 मैंने मान लिया कि 4 से डिविजिबल है, तो उनकी डिजिट्स का सम क्या होगा? 9 प्लस 7 16। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि इससे नीचे जाने पे मेरे को 16 से ऊपर सम कभी नहीं मिलेगा। तो 16 से ऊपर सम मेरे को मिल चुका है, तो वही अपना मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू होगी Y प्लस जेड की। If A is to B equal to C is to D equal to E is to F equal to 5 is to 7, then find the ratio of this। तो देखिए A by B equal to C by D equal to E by F equal to दे रखा है आपको 5 by 7, और आपसे पूछ रहा है 3A प्लस 5C प्लस 11E डिवाइड बाय 3B प्लस 5D प्लस 11F, इसकी वैल्यू। तो यहां पे आप देखिए जब कभी भी अपन को x बटा वाई इक्वल टू कुछ भी आप जैसे मान लीजिए यहां पे इक्वल टू एस बटा टी दे रखा होता है, तो x प्लस एस और y प्लस टी का जो रेशियो होता है वो भी इनके बराबर होता है। तो यहां पे आप देखिए a और b जो है वो 3 से मल्टीप्लाई है, c और d 5 से मल्टीप्लाई, e और f 11 से मल्टीप्लाई। तो अगर मैं इनको यहां पे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, इनको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं और इनको 11 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या रेशियो में कोई चेंज होगा? क्या बिल्कुल नहीं होगा। सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब यहां पे मैं बोल सकता हूं कि 3a बाई 3b, तो 3a प्लस 5c प्लस 11e और 3b प्लस 5d प्लस 11f का भी रेशियो वही होगा जो इनका रेशियो है। दैट मीन्स ये भी आपके पास 5/7 ही आएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। Half liter of a solution contains 15% of alcohol. To change the alcohol concentration to 50%, find the quantity of alcohol to be mixed। तो देखिए बोला जा रहा है कि जो हाफ लीटर सॉल्यूशन है उसमें 15% एल्कोहल है। तो एल्कोहल के साथ यहाँ पे अपन वाटर मान लेते हैं। अगर 15% एल्कोहल है तो बाकी बचा हुआ वाटर है, दैट मीन्स कितना? 85%। टोटल सॉल्यूशन जो है वो हमेशा अपन 100% मान के चलते हैं। तो अगर 5 से 3 बार में, 5 से 17 बार में, दैट मीन्स एल्कोहल वाटर का रेशियो क्या आ गया? 3:17। अब बोला जा रहा है कि एल्कोहल कंसंट्रेशन को 50% करने के लिए इसमें कितना एल्कोहल मिलाना पड़ेगा। एल्कोहल कंसंट्रेशन अगर 50% होगा तो वाटर कितना रह जाएगा? वाटर भी 50% रह जाएगा। दैट मीन्स कि जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 1:1 का। अब बोला जा रहा है कि एल्कोहल कितना मिलाना पड़ेगा, मतलब वाटर को अपन ने नहीं छेड़ा, वाटर पहले जितना था उतना ही था। तो वाटर पहले अगर 17 यूनिट था तो अभी भी 17 यूनिट होना चाहिए। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं? 17 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 17:17। इसका मतलब ये हुआ कि एल्कोहल 3 यूनिट से बढ़ के 17 यूनिट हो गया, मतलब 14 यूनिट का इंक्रीज हुआ। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि 14 यूनिट की वैल्यू अपन को निकालनी है। अब 14 यूनिट की वैल्यू कैसे निकालूं? तो बोला जा रहा था देखिए हाफ लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब ये जो एल्कोहल और वाटर का रेशियो जो था 3:17 का, ये हाफ लीटर के अंदर था। तो 3 + 17 मतलब 20। तो 20 यूनिट की वैल्यू मेरे को दे रखी है हाफ लीटर, मतलब 500 ml।
तो 20 से अगर आप इसको काटेंगे तो कितनी बार में, 25 बार में कट जाएगा। एक यूनिट की वैल्यू 25, तो ये आ गया 14 इंटू 25, दैट मीन 14 पंजे 70 की जीरो, 7 के चला गया, 28 और 7 35, 350 ml। तो इसका मतलब 350 ml जो है एल्कोहल मुझे उसमें मिलाना पड़ेगा, तब जाके कंसंट्रेशन 50:50 का होगा, 1:1 का होगा। Study the given bar graph and answer the question that follow. The following bar graph shows the number of days that happened in city 1, 2, 3 and 4 in the months mentioned. तो यहाँ पे अपन को देखिए डेथ्स के बारे में बताया जा रहा है 4 अलग अलग सिटी में, और क्वेश्चन है द एवरेज नंबर ऑफ डेथ्स दैट occurred ड्यूरिंग अप्रैल अक्रॉस ऑल द सिटी। तो अप्रैल में जो एवरेज नंबर ऑफ डेथ हुई है चारों सिटी में मिला के, वो अपन से पूछी जा रही है। तो अप्रैल की अगर मैं बात करूं तो जो अप्रैल है वो अपने पास ये है येलो कलर का, दैट मीन्स ये 860, 765, 960 और 1148, ये है अप्रैल का डाटा। तो अप्रैल की अगर अपन बात करें तो इसका एवरेज निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, इन चारों का सम डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पे डेविएशन मेथड अगर आप इस्तेमाल करेंगे तब भी कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि नंबर्स इस तरीके से हैं कि डिफरेंस निकालने में फालतू दिक्कत आएगी, इसलिए अपन डायरेक्ट यहाँ पे एड ही कर लेते हैं। तो देखिए 5 और 8 13, एक कैरी चला गया अपने पास, 7 और 6 13, 13 और 6 19, 19 प्लस 4 23, फिर 2 कैरी चला गया, 10 और 7 17, 17 प्लस 9 हो जाएगा 26, 26 प्लस 11 दैट इज 37। तो एवरेज निकालना है इसलिए डिवाइड बाय 4, तो 4 का 9 बार में 36, 13 मतलब 4 3 12, फिर 4 3 12, तो लगभग 933, मतलब अप्रोक्सीमेट आप बोल सकते हो ऑप्शन नंबर 4 934। द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 174, फाइंड द स्मॉलर नंबर। तो देखिए जब कभी अपन को इवन नंबर मानने होते हैं, कंसेक्यूटिव इवन नंबर मानने होते हैं, तो जैसे अगर मैंने एक नंबर ए माना तो दूसरा नंबर मेरे को क्या मानना पड़ेगा, इवन नंबर, मतलब डिफरेंस 2 का होना चाहिए। तो जो दूसरा नंबर है वो अपना a+2 हो जाएगा, क्योंकि a+2 और a के बीच में अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो वो 2 का है, और इन दोनों का सम आपको दे रखा है 174। तो 2a+2 इक्वल टू 174, मतलब 2a इक्वल टू 172। तो 2 से अगर आप काटोगे तो 2 का 8 बार में 16 और 6 बार में 12, तो a इक्वल टू आ गया 86। आपसे स्मॉलर नंबर पूछ रहा है, और a और a+2 में स्मॉलर कौन सा होगा, a होगा, दैट मीन्स कि यही अपना आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1। और बड़ा वाला नंबर अगर अपन से पूछा होता तो फिर 86 + 2 मतलब 88। What principal would amount to 21,420 in 2 years at the rate of 9.5% per annum simple interest। तो 21,420 रुपए कितने प्रिंसिपल पे बने होंगे 2 साल में 9.5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पे। तो यहां पे मैं मान लेता हूं कि जो प्रिंसिपल है वो पी के बराबर है। तो अपन जानते हैं जो अमाउंट होता है वो क्या होता है, जैसे 2 साल पे 9.5% के हिसाब से कितना इंटरेस्ट लगेगा, 2 इंटू 9.5 मतलब हो गया आपके पास 19%। तो प्रिंसिपल को आप अगर मान लो 100% है तो अमाउंट क्या हो जाएगा, इस पे 19% का इंक्रीज, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 2 साल में 19% का, हर साल 9.5% है, तो 2 साल मतलब 2 इंटू 9.5 दैट इज 19%। तो 100% प्लस 19% मतलब 119%। तो ये जो आपको वैल्यू दे रखी है ये दे रखी है 119% की 21,420, और आपसे पूछ रहा है 100% की वैल्यू। तो 119 से अगर आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो देखिए 119 का एक बार में 214 माइनस 119 करोगे तो 95 आएगा, 952, और 119 का 8 बार में हो जाएगा 952, मतलब ये हो गया 1% की वैल्यू हो गई 180, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18,000, ऑप्शन नंबर 1। इफ द रेडियस एंड हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर आर 21 एंड 5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, देन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का पूछ रहा है, क्या फॉर्मूला होता है 2πr इंटू एच प्लस आर। तो सब कुछ आपको दे रखा है, बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। पाई हो गया 22/7, रेडियस है 21 और हाइट है 5, तो 5 + 21, देखिए 7 से ही 3 बार में चला जाएगा आपका, तो ये बन गया 2 इंटू 22 इंटू 3 इंटू 26। अब इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, यहां पे अपन देखिए थोड़ा स्मार्ट अप्रोच इस्तेमाल करनी पड़ेंगी अपन को, तभी जाके अपनी कैलकुलेशन तेज होगी, वरना फालतू आप कैलकुलेट करने में टाइम खराब करोगे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं यूनिट डिजिट की, तो यूनिट डिजिट से चलना तो कोई फायदेमंद नहीं है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे यूनिट डिजिट देखोगे तो क्या आएगा, तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, मतलब 2 यूनिट डिजिट, और 2 इंटू 6 12, मतलब यूनिट डिजिट आ गई 2, और 3 ऑप्शन अपने यूनिट डिजिट 2 के साथ है। लेकिन एक ये बात है कि यहां पे आ रहा है 3, दैट मीन्स कि ये नंबर है 3 का मल्टीपल, तो जो ऑप्शन होगा वो भी 3 का मल्टीपल होगा, तो वो 3 से पूरी तरीके से कैंसिल आउट हो रहा होगा। यहां पे अगर मैं देखूं तो 3 कैंसिल आउट, 1 और 2 3, 4 बच रहा है, क्या 4 3 से कैंसिल आउट होता है, क्या बिल्कुल नहीं होता, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। फिर 2 और 1 3, 5 और 2 7, क्या 7 3 से कैंसिल आउट होता है, क्या बिल्कुल नहीं होता, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता।
फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 3 कैंसिल आउट, 3 कैंसिल आउट, 4 और 2 6, 6 भी कैंसिल आउट। दैट मीन्स कि ये नंबर 3 से पूरी तरीके से जा रहा है, मतलब यही अपना आंसर हो जाएगा। 3816 को चेक करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यूनिट डिजिट अपन चेक कर चुके हैं, 2 आएगी, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 2 है ही नहीं, तो ये तो वैसे भी नहीं हो सकता। चलिए इसी के साथ समय समाप्ति की घोषणा। आई होप कि आप लोगों को मजा आया होगा। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दे करिए, लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।